ओके, मॉड्यूल 2 के अपने 3 सब्जेक्ट्स है टोटल, पता है? नहीं पता। एक्सपेक्टेड आंसर था। ओके, वन इज ECIPL, एक है टैक्स, एंड अनदर इज CMSL। ECIPL अभी हम इसके बारे में देखने वाले हैं। ECIPL स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, कॉमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। इकोनॉमिक, कॉमर्शियल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपने 3 लॉज के बारे में पढ़ेंगे। वन इज इकोनॉमिक, वन कॉमर्शियल और तीसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इकोनॉमिक लॉ कौन से होता है? इकोनॉमी किससे रिलेटेड होती है? मनी से रिलेटेड। तो ऐसे लॉ जो कि मनी से रिलेटेड है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड लॉज, बाहर से कोई भी पर्सन इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट जा रही है, तो दैट इज ऑल इकोनॉमिक लॉ। नेक्स्ट है कॉमर्शियल लॉ। कॉमर्शियल लॉज क्या होता है? हाँ, जो अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए लॉज होते हैं, गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए। तो इसमें जैसे कि अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, कंपटीशन एक्ट हो गया, रियल एस्टेट अथॉरिटी, ये सारे रेगुलेशन आते हैं अपने कॉमर्शियल लॉ में। और लास्ट आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। IPR का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? हाँ, इसके एग्जाम्पल है ना ये तो, कि पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इसका अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, क्या बोलोगे? ओके, ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे अपना राइट है। तो अपने तो प्रॉपर्टीज पे भी राइट होता है, घर पे भी राइट होता है, अपना शॉप पे भी राइट होता है, तो क्या वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है? इनोवेशन, इन्वेंशन। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल का मतलब, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा इंटेलेक्ट। आपका इंटेलेक्ट स्ट्रांग है, वीक है। इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है? नहीं, इंटेलेक्ट मीन्स योर माइंड, योर एबिलिटी ऑफ योर माइंड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमने अपने माइंड से क्रिएट की है, ह्यूमन माइंड का क्रिएशन है। आज आपने कोई शायरी लिखी, सॉन्ग लिखा, आपने बुक लिखी, आपने म्यूजिक कंपोज किया, आपने पेंटिंग की, तो ये सारी क्रिएटिविटी है, आपके माइंड से क्रिएटेड चीज़ है। तो इन पे क्या मिलता है? कौन सा आपको राइट मिलता है? कॉपीराइट मिलता है, करेक्ट। अब आपने कोई इन्वेंशन किया, इनोवेशन किया, जैसे राहुल गांधी ओरिजिनली वो मशीन इनोवेट कर देते हैं जहां आलू डालते और सोना निकलता, तो उसमें क्या मिलता? पेटेंट। पेटेंट हमेशा नए प्रोडक्ट या नए प्रोसेस पे मिलता है, दैट इज पेटेंट। अब नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? सिंबल्स पे मिलता है कि वो सिंबल्स उनका ही है। ट्रेडमार्क तो सिंबल उनका ही हुआ। हाँ, ट्रेड मतलब अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी मार्क जो सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने पिज़्ज़ा हट का लोगो देखा होगा, वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। डोमिनोज का लोगो देखा होगा। तो बेसिकली ट्रेडमार्क का काम ही यही होता है कि आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस, आपके बेसिकली ट्रेड को दूसरे लोगों के ट्रेड से डिस्टिंग्विश कर सके और वो मार्क सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ कर सको। तो ये सब हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में। तो ये अपना पूरा का पूरा 100 मार्क्स का पेपर है, जहाँ पे ये जो इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल लॉज हैं ये अपने 60 मार्क्स कंटेन करते हैं। और ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये ए पोर्शन है एंड ये बी पोर्शन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये अपना 40 मार्क्स कंटेन करता है। अब इंस्टीट्यूट की थोड़े महीनों पहले कुछ मेहरबानी हुई थी जहाँ पे हमारे कुछ चैप्टर्स कटे थे, तो इसमें भी अपने कुछ चैप्टर्स कटे। तो एक बार हम देख लेते हैं अपना इंडेक्स कि बेसिकली हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो अपने को टैकल करना है। स्टार्टिंग विद पार्ट ए। पार्ट ए में टोटल पहले 14 चैप्टर्स हुआ करते थे, जहाँ पे कितने चैप्टर्स कर चुके हैं? 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। अब पार्ट ए में जो पहला अपना इकोनॉमिक लॉ है उसमें जनरली फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड बातें हो रही हैं। आज फॉरेन एक्सचेंज अपनी कंट्री के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इंटरनेट जिसकी वजह से ग्लोबली रीच हो सकता है,
ओके, इंटरनेशनल करेंसी हर ट्रांजैक्शन के लिए आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। आपको कहीं बाहर जाना है, सबसे पहले आप रुपीस को डॉलर्स में एक्सचेंज कराते हो या फिर जहाँ जा रहे हो वहाँ की करेंसी में एक्सचेंज कराते हो। बाहर से कोई पर्सन इंडिया आ रहा है तो वो अपनी करेंसी को इंडियन रुपी में कन्वर्ट कराता है। तो अगर इसके लिए कोई भी लॉ नहीं होता तो करेंसी कैसे कन्वर्ट होती, कितनी करेंसी आप अपने पास रख सकते थे, कौन कौन से ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो नहीं कर सकते, तो उसके लिए आया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। तो अपना ये जो फर्स्ट चैप्टर है लॉ रिलेटेड टू दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसमें बताया जाएगा कि आप अगर इंडियन रेजिडेंट हो तो आप बाहर आउट ऑफ इंडिया कौन कौन से करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कौन से कैपिटल के अकाउंट के ट्रांजैक्शन कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा। कोई भी बाहर का पर्सन है वो इंडिया के साथ डिफरेंट फॉरेन करेंसी में कौन से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकता है, कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकता है। अब ये फिनिश हुआ। बाहर का पर्सन इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईटी में तो पढ़ाई हुआ है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और भी दूसरा कोई कुछ और पोर्टफोलियो, हाँ, तो ओवरसीज तो हम बाहर इन्वेस्ट करेंगे ना तो ओवरसीज होगा। आज बाहर का पर्सन इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में है तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर वो एक लिमिटेड अमाउंट सपोज 10% या 10% से कम है तो उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। तो वो सारी चीज़ें एफडीआई वाला अपना सेकेंड चैप्टर है दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है, हम भी तो हो सकते हैं ना, हमने थोड़े पैसे सेव किए और बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमने अगर बाहर इन्वेस्टमेंट किया बाहर की इक्विटी में तो उसको क्या बोलेंगे, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट अमाउंट में इन्वेस्ट किया तो सिमिलरली ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो वो आएगा अपना चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ये हट चुका है, बट एज द नेम सजेस्ट इसका मतलब क्या होता है, बाहर से जो पैसा होता है। हाँ, ये तो हमने बाहर पैसा इन्वेस्ट किया इक्विटी के फॉर्म में। बाहर से हम बिजनेस के लिए कोई भी लोन या बोरोइंग लेके आते तो वो इसका कंटेंट अपने चैप्टर 4 में था, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। अच्छा हुआ हट गया क्योंकि काफ़ी टेक्निकल चैप्टर था 7-8 पेजेस का, बट उसमें टेबल और लर्निंग वाला मैटर बहुत था। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर। अब इंडिया इंपोर्ट प्रमोट करना चाहती है या एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाहती है। रीजन बीइंग हमारे मार्केट फ्लरिश होंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सर्विसेज का आउट ऑफ इंडिया रिकॉग्निशन होगा, और सबसे मेन हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट मेंटेन रहेगा, जिससे हमारे पास फॉरेन करेंसीज आती रहेगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बेनिफिट इंसेंटिव्स या अलग अलग स्कीम्स निकालती रहती है। तो वो सारी स्कीम्स की डिटेल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉज रिलेटेड टू सेस। सेस का मतलब क्या होता है, जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट ने बना के रखे है फॉरेन इन्वेस्टर को, बैकवर्ड एरियाज में अगर इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं इंडस्ट्री और ओके। तो सेस कोई एक बैकवर्ड एरिया होता है, गवर्नमेंट डिमार्केट करके रखती है, क्या है, स्पेशल जोन बना के रखे। हाँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब बेसिकली इंडिया के अंदर ही गवर्नमेंट ने एक जोन डिमार्केट करके रखा है। जैसे हमारे गुजरात में गिफ्ट सिटी है तो वो सेस है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो वो इंडिया का ही पार्ट, लेकिन उसको एज अ फॉरेन जुरिस्डिक्शन ट्रीट किया जाता है। उस पर इंडिया के लॉज रूल्स रेगुलेशन नहीं लगते। उस एरिया में जो भी इंडस्ट्रीज या बिजनेस सेटअप करता है गवर्नमेंट उसको बहुत सारे इंसेंटिव्स और बेनिफिट प्रोवाइड करती है। रीजन बीइंग वहाँ पे जो भी बिजनेस एस्टेब्लिश होते हैं ना वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट के लिए ही काम करते हैं, वो गुड्स और सर्विसेज का आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ही करते हैं। तो उनके रिलेटेड लॉज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 में, दैट इज लॉज रिलेटेड टू सेस। फिर आता है लॉज रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन। ओके, अगर इंडिया की कोई पॉलिटिकल पार्टी है और उसको बाहर से पैसे आ रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, सपोज डोनाल्ड ट्रंप है, वो कांग्रेस को पैसे दे रहा है, तो क्या इज इट राइट या फिर अपने को कुछ कोई भी टाइप का खतरा हो सकता है इस चीज़ से? अच्छा, बाहर से पैसे आना सही है, ठीक है, इनिशियली तो अपने को कोई गलत नहीं लग रहा, अपनी इकोनॉमी में पैसे आ रहे हैं, लेकिन किस चीज़ का इन फ्यूचर अपने को खतरा हो सकता है? सॉरी,
लाइक पावर का रिटेंशन करेक्ट। अब देखो जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, एलॉन मस्क है, ये सारे लोग ना दे आर वेरी श्रूड पर्सन। ऐसे कोई भी आज के टाइम में आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी ऐसा अनकंडीशनल प्यार नहीं करता या अनलिमिटेड आपको पैसा नहीं देता। खाली आपके पेरेंट्स ही हैं जो आपसे उतना रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते। अब ये लोग आपको डोनेशन दे रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड अभी तो एज अ डोनेशन बोल देंगे, लेकिन बाद में 1-2 साल बाद उठ के बोलेंगे हमने तो आपको पैसे दिए थे, छोटा सा फेवर आप हमारा कर दीजिए। तो वो फेवर इंडिया के लिए भारी पड़ सकता है। तो उसी के लिए प्रॉपरली रेगुलेशंस बनाए थे कि बाहर से कोई भी कंट्रीब्यूशन आता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, डोनेशन, कोई भी गिफ्ट, हॉस्पिटैलिटी, कुछ भी, तो वो कंट्रीब्यूशन कितने हद तक इंडिया के लिए वैलिड है, कितना तक आप बाहर से कंट्रीब्यूशन ले सकते हो इन द नेम ऑफ डोनेशन, चैरिटी, और कितना आप नहीं ले सकते। अगर लेते हो तो आपको आरबीआई के, सेंट्रल गवर्नमेंट की कहाँ पे परमिशन रिक्वायर्ड है, तो दैट इज लॉ रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 8, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? ब्लैक मनी को हाँ वो तो सबको पता है, ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना। हाँ सुना है, बहुत फैसिनेटिंग लगता है, इधर सीख भी लेंगे कैसे करते हैं ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना। ओके, ब्लैक मनी क्या मतलब? नोट मिट्टी धूल में खेल के आया होता है तो वो काला हो जाता है। ओके, ब्लैक मनी मतलब ऐसा मनी, अनअकाउंटेड मनी, जो आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं किया, वो मनी जिस पे आपने टैक्स पे नहीं किया, और अगर आप वो स्पेंड कर रहे हो और गवर्नमेंट आपसे पूछ रही है कि कहाँ से आप वो पैसा लेके आए, तो आप उसका सोर्स नहीं बता सकते, तो दैट इज नोन एज ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने की इतनी ज़रूरत क्यों है? ब्लैक मनी यूजुअली अपन यूज नहीं कर सकते। करेक्ट, ब्लैक मनी अपने पास अगर बल्क में है तो हम बहुत छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करेंगे तो चलेगा, अपने पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन अब अगर उसी ब्लैक मनी से अपने को इन्वेस्टमेंट करना है, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो गवर्नमेंट तो हमसे आगे पूछेगी कि भैया ये पैसा आपके पास से आया कहाँ से था। आप बोलोगे ओ पैसा ये इसका है, उसका है, या फिर आपको अपना सोर्स बताना पड़ेगा, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो ब्लैक मनी को वाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसको रोकने के लिए रेगुलेशन आया था, दैट इज PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। नेक्स्ट, लॉ रिलेटेड टू फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ये इतना प्यारा चैप्टर था, छोटा सा, बहुत स्कोरिंग भी था। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, कुछ आइडिया? फ्यूजिटिव का मतलब कौन होता है? अच्छा, सबसे पहले ऑफेंडर, ऑफेंडर का मतलब क्या होता है? जिसने कोई काम गलत किया हो, ऑफेंस किया हो, दैट इज ऑफेंडर। इकोनॉमिक मतलब मनी रिलेटेड, जिसने ऑफेंस किया हो। अब फ्यूजिटिव मतलब भाग गया हो। तो किसी भी पर्सन ने इंडिया में मनी रिलेटेड ऑफेंस किया और वो भाग गया, इसका क्लासिक केस विजय माल्या। तो यही फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के रिलेटेड कि हर इकोनॉमिक ऑफेंडर ना फ्यूजिटिव नहीं होता। आप इकोनॉमिक ऑफेंस एक अमाउंट से ऊपर करते हो, उसके बाद आप कंट्री छोड़ के भागते हो, उसके बाद भी आपको मौके दिए जाते हैं, 1-2 बार आपको कोर्ट हियरिंग के लिए समन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, फिर भी आप नहीं आते, तब आपको कोर्ट डिक्लेयर करता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। एनीवे, अब ये चैप्टर हमारे कंटेंट में नहीं है। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 10, दैट इज लॉ रिलेटेड टू बेनामी ट्रांजैक्शन एंड प्रोटेक्शन। बेनामी क्या होता है? प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे और बेनिफिशियल को बेनिफिशियल ओनर कोई और है। ये सबसे ज़्यादा कब हुआ था? स्पेसिफिकली नोटबंदी के टाइम लोगों ने किया था। लोगों के पास घर में कैश बहुत थे, आसपास के 5-7 गरीब ढूंढे, सबके अकाउंट में 2-2 लाख तक की लिमिट थी, सबके अकाउंट में उतने पैसे डाले, इतने तक तो कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, या फिर उनको प्रॉपर्टी खरीदवा दी। तो रीज़न बीइंग कि आपके पास इतना अमाउंट है, आप अगर वो अमाउंट डायरेक्टली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हो तो दिक्कत ये होती है कि आपको टैक्स भरना पड़ता है। आप उसी टैक्स से बचने के लिए पैसा अपना यूज़ करते हो, प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे खरीदते हो, तो अल्टीमेटली बेनिफिट आपका है या जिसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी उसका है? जिसके नाम प्रॉपर्टी बेनिफिट तो कोई और नहीं। अब सपोज अमित ने CS किया और ऐसा गवर्नमेंट ऑफिस में इसकी जॉब लग गई, CS एज अ CS। अब गवर्नमेंट ऑफिस में अमित भाई अंडर द टेबल खेल रहा था, तो इसने बहुत सारी ब्राइबरी ले ली। अब ब्राइबरी करके ये तो नहीं बता सकता कि इतना पैसा ब्राइबरी से आया है, तो इसने अपने बेस्ट फ्रेंड, कौन है फ्रेंड, कोई भी नाम ले लो, हे भगवान
ठीक है, अब इसने सोचा कि ठीक है कृष्णा तो अभी ऐसा कुछ काम कर नहीं रहा, वो उसकी तो डिसेंट इनकम शो हो रही है, बहुत ज़्यादा इनकम शो नहीं हो रही, तो आज मैं यही पैसे कृष्णा को दे देता हूँ और कृष्णा के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदवा देता हूँ। इधर कृष्णा बोल रहा है हाँ खरीद ले, और क्या, मैं तो मज़े करूँगा, मैं भी थोड़े दिन उस प्रॉपर्टी में जाके एंजॉय कराऊंगा वीकेंड्स में, और क्या। तो अमित ने बोला देख पैसे मैं दे रहा हूँ लेकिन प्रॉपर्टी मेरी है, खाली नाम तेरा होगा ऑन पेपर। अब कल जाके कृष्णा मुकर जाए कि नाम मेरा है तो क्या अमित कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता, करेक्ट। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन है, अब कृष्णा की अगर इनकम बिलो टैक्स लिमिट है तो कृष्णा को उस प्रॉपर्टी पे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, और इधर वही प्रॉपर्टी अमित खरीदता तो क्या अमित को उस प्रॉपर्टी पे टैक्स देना पड़ता? देना पड़ता। तो इसी टैक्स को बचाने के लिए अमित ने कृष्णा के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी। हुआ तो गवर्नमेंट के साथ ही गलत कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो टैक्स आना चाहिए था अमित से वो गवर्नमेंट के पास आया नहीं। इसीलिए ये बेनामी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड लॉ बने हैं कि अगर प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है और उसका कंसीडरेशन, उसका सोर्स कोई और पर्सन है तो वो प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी, अमित को भी जेल होगी और उधर कृष्णा को भी जेल होगी। तो यहाँ पे ये वाला बेनामी लॉ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था, पता नहीं क्यों हटाया, ये वाला चैप्टर हटाया वो समझ आता है, बाकी ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स थे। नेक्स्ट आता है कंपटीशन लॉ। कंपटीशन आप लोगों ने CCI AAT में पढ़ा होगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, छोटा सा टॉपिक था। ओके, कंपटीशन कमीशन से पहले क्या था? कोई एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, MRTP एक्ट। तो कंपटीशन पहले जब कंपटीशन एक्ट तो 2002 का है, उससे पहले ना कंपटीशन को अच्छा नहीं माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि जिसकी डोमिनेंट पोजीशन है वो हमेशा दूसरों के साथ गलत ही करेगा और मोनोपोली वाज नॉट अलाउड एट ऑल। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि आप जब तक ऐसा कंपटीशन बढ़ाओगे नहीं तब तक कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने कंपटीशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए कंपटीशन एक्ट लेके आए, जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा कंपटीशन फेयर होता है, डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है, डोमिनेंट पोजीशन का कोई भी पर्सन अब्यूज़ करता है तो उसके अगेंस्ट इंक्वायरी और वो सारी चीज़ें कैसे होती है। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कंपटीशन लॉ। नेक्स्ट आता है लॉ रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आप लोगों ने वो मैक्सिम तो सुना होगा, लेट द बायर बी अवेयर। अब बायर अगर बी अवेयर है फिर भी बायर के साथ गलती हो गई तो आज बायर ने तो अपना रीजनेबल कॉशियस लिया था, उसको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कौन सा फोरम है जो उसकी कंप्लेंट सुनेगा, उसकी कंप्लेंट को मैनेज करेगा और उसको आगे रीडिसल ऑफ ग्रीवेंसेस देगा। तो दैट इज लॉ रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट आता है अपना चैप्टर नंबर 13, दैट इज लीगल मेटीरियोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय मेटीरियोलॉजी? वर्ड सुना है? नहीं। मेटियोर सुना है? हाँ। क्या होता है? हाँ, जो मेटियोर्स क्या होता है? साइंस तो पढ़ी होगी ना? हाँ, वो थोड़ी। जो आता है। हाँ, तो प्लीज़ उसको इससे कनेक्ट मत करना बस। ऐसा नहीं है कि उसकी हम साइंस पढ़ रहे हैं कि स्टार टूट के आता है तो कितना मास और कितना वेट कौन कौन सी जगह पे वो रखता है और कितनी वेलोसिटी से आता है, दैट इज नॉट द थिंग। लीगल मेटीरियोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। आप आज अपना वेट लीटर में मेजर करते हो या केजी में मेजर करते हो? केजी। आपको पता कैसे है कि वेट को केजी में ही मेजर करना है, लिक्विड को लीटर में ही मेजर करना है? दैट इज ऑल द वेट एंड मेजरमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन, वो स्टैंडर्डाइजेशन दिया हुआ है। आज ऐसा है कि 1 केजी इंडिया में भी वो उसका वेट उतना ही रहेगा और 1 केजी का वेट आज यूएस में जाओगे तो भी उतना ही रहेगा। अगर डिफरेंस होता तो पता चलता इंडिया में आप 70 किलो के हो, यूएस में जाके आप वही 60 किलो के हो गए। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड होना चाहिए जिससे एक दूसरे के साथ अपने ट्रांजेक्शन्स ईजियर फॉर्म में हो सके, तो उसके लिए आया था लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। नेक्स्ट आता है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट लॉ, रेरा, दैट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट। अगर आपका प्रमोटर या बिल्डर आपको टाइम से प्रॉपर्टी नहीं देता, पहले तो अपने को अपने हक पता होने चाहिए कि कितने टाइम में अपने को प्रॉपर्टी मिल रही है। अगर नहीं मिल रही तो हम किस पे क्लेम कर सकते हैं, कितना कंपनसेशन, कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। उसके अलावा कौन सी अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, उस अथॉरिटी ने हमारी बात नहीं सुनी तो उससे हायर अथॉरिटी कौन सी है।
सबसे पहली बात ना कि लोगों को रियल एस्टेट के रिलेटेड अपने राइट्स ही पता नहीं होते, इसीलिए प्रमोटर्स और इतना ज़्यादा घपला कर देते हैं। खैर इंडिया में अगर आपको अपने राइट्स भी पता है ना तो भी आपके साथ घपला ही होना है, कोई भी नहीं सुनता है। तो दैट इज़ येट अनदर थिंग। ये अपना पार्ट ए कंप्लीट होता है, दैट इज़ रिलेटेड टू 60 मार्क्स। अब इसमें ना ये जो फॉरेन लॉज हैं स्टार्टिंग के 7 चैप्टर्स, फॉरेन लॉ से ज़्यादातर केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और फॉरेन लॉ ना थोड़ा सा बोरिंग काइंड ऑफ है बट स्कोरिंग है। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ से चैप्टर नंबर 8 से लेके ये 14th वाले चैप्टर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं और इनके रिलेटेड केस लॉज भी आता है। तो आप लोगों ने एक मॉड्यूल तो लिया ही है, आपको पता है किस टाइप के केस लॉज आते हैं। तो बेसिकली CS इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रोविजन पढ़ा यही हम कॉपी पेस्ट करके लिख देंगे तो अपने को मार्क्स मिल जाएंगे। जितनी आपकी कंसेप्चुअल और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी उतना ही आपसे केस लॉ बनेगा और पेपर क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है पार्ट बी। अब ये तो इतना छोटा सा पार्ट है एंड इट इज़ 40 मार्क्स रिलेटेड। अब यहाँ पे भी ट्विस्ट ये है कि पार्ट बी में कभी भी सीधे क्वेश्चंस आते ही नहीं है। आते कौन से हैं? केस लॉ बेस्ड। लेकिन ईजियर कौन सा पार्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली पार्ट बी पड़ेगा, जहाँ पे अपने खाली 6 चैप्टर्स हैं और उसका वेटेज 40 मार्क्स है। अब पार्ट बी में हमने पेटेंट डिस्कस कर लिया, अभी इंट्रो में ट्रेडमार्क डिस्कस कर लिया, कॉपीराइट डिस्कस कर लिया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय GI? कुछ आइडिया? एरिया, ठीक है, ज्योग्राफिकल मीन्स एरिया, वो तो हमने ट्रांसलेशन कर लिया या फिर थोड़ा ऐसा इजी कर लिया। GI सुना है? GI टैग? हाँ सुना है लेकिन पता नहीं। ओके, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली गुड्स के रिलेटेड होता है। कोई भी गुड्स जिस प्लेस से ओरिजिनेट करते हैं उन गुड्स को उस प्लेस का टैग दिया जाता है। अगर एप्पल कश्मीर से ओरिजिनेट करता है तो कश्मीरी एप्पल अपनी क्वालिटी के लिए बहुत फेमस है, तो उन एप्पल को कश्मीरी एप्पल का GI मिलेगा। जैसे कि पश्मीना का शॉल कहाँ से ओरिजिनेट होता है? कश्मीर, तो उसको GI का टैग मिलेगा। तो गुड्स ज़रूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर गुड्स होने चाहिए। जैसे कि कोल्हापुरी चप्पल बहुत फेमस है तो उसको कोल्हापुरी GI का वहाँ पे टैग मिला हुआ है। पेठा आप लोगों ने सुना है, आगरा का फेमस है। ऑरेंजेस नागपुर। तो ये सारी चीज़ें ना, भुजिया बीकानेर, तो ये सारे अपने ऑटोमेटिकली अपने को पता है। लेकिन अब यहाँ पे ये तो अपने को पता है, लेकिन इस लॉ को लाने की नीड इसलिए पड़ी कि इंडिया से अपने जो शुगर खा रहे हैं, डू यू थिंक ये शुगर इंडिया की बेस्ट शुगर है या अच्छी क्वालिटी की शुगर है? कुछ भी हो सकता है। तो जो भी हम शुगर खा रहे हैं ना, ये तो एकदम C ग्रेड की शुगर है। जो A और B ग्रेड की है वो डायरेक्टली बन के ही एक्सपोर्ट होती है। तो इंडिया के बहुत ज़्यादा फेमस क्या है? मैंगोज बहुत फेमस है, स्पाइसेस बहुत फेमस है। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली एक्सपोर्ट होती है। अब दिक्कत ये आ रही थी कि हम एक्सपोर्ट तो इनको कर रहे थे, अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहे थे, लेकिन जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे थे वो इंडिया को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था। वो ये बता रहा था कि ये हमारी कंट्री में ही ओरिजिनेट हुए प्रोडक्ट है। तो हमारे साथ, हमारे आर्टिजन्स फार्मर्स के साथ गलत हो रहा था। तो बेसिकली ये डिसाइड हुआ इंटरनेशनल लेवल पे कि जो गुड्स जहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी ओरिजिन लिखी जाएगी और कोई भी आगे वाला मैन्युफैक्चरर या सप्लायर उस ओरिजिन को चेंज नहीं कर सकता। तो ये उन्हीं का हक होगा जिस एरिया से गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं। दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। लास्ट आता है लॉ रिलेटेड टू डिजाइंस। अब डिजाइंस के रिलेटेड लॉ मतलब ओके, डिज़ाइन ड्राइंग। सी डिज़ाइन ना 2D 3D सब कुछ हो सकता है। अब जैसे कि आप लोगों को स्पेसिफिकली बॉयज़, यू मस्ट बी क्रेजी अबाउट बाइक्स में इंटरेस्ट तो होगा ही। आप लोगों को अगर 2 बाइक्स दिखाई जाए और उस पर उनका मॉडल नंबर और नाम ना लिखा जाए, एक रॉयल एनफील्ड है, एक पल्सर है, आप लोग पता कर सकते हो कौन सी रॉयल एनफील्ड है, कौन सी पल्सर है? कैसे? डिज़ाइन देख के। आज आपके पास 2 बॉटल्स है, एक मिरिंडा की बॉटल है, एक कोक की बॉटल है, दोनों का रैपर हटाया हुआ है। आप दोनों की बॉटल में बिना लिक्विड डाले डिस्टिंग्विश कर सकते हो। मिरिंडा की बॉटल का शेप आप लोगों को पता है? हाँ, ओके। सी मिरिंडा की बॉटल का शेप कुछ इस टाइप का है, समथिंग, एंड कोक की बॉटल का कुछ अजीब सा ही ऐसा करके
तो बेसिकली मतलब ये है कि आप ना दोनों की बॉडी को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हो? उनके डिज़ाइन को देख के। तो डिज़ाइन एक्ट में ना एस्थेटिक्स को प्रोटेक्शन मिलता है। अब आपने एक कप बना लिया और बोला कि ये कप मैंने बनाया, अब कप तो कोई भी नहीं बना सकता, तो वैसी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। फंक्शनैलिटी को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा कि कप में खाली पानी स्टोर है, तो ये जो स्टोरेज डिवाइस है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है वो मैंने बनाया और कोई नहीं बना सकता। लेकिन अगर आपने कप कोई अच्छे डिज़ाइन का बना लिया, मान लो कप ऐसा बनाया जो कि कैमरा जैसा दिखता है और आप उसको उसके उस ऊपर वाली लिड को खोल के आप पानी पी रहे हो, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो अगर एस्थेटिक्स है, आपकी डिज़ाइन है, तो आपको उस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली अपना कंटेंट क्लियर है, अपने को क्या पढ़ना है 3-3.5 महीने, जिसमें अपने 100 मार्क्स है और अपने को पास होना है। पास में एग्जामिशन लाना है, एटलीस्ट स्टार्ट तो हम उसी लेवल से कर सकते हैं ना, फिर धीरे धीरे कहाँ आते हैं वो तो बात की बातें देखा जाएगा। तो डेली अपना शेड्यूल क्या होगा? अभी तो 2-3 दिन इस काइंड ऑफ बेस बिल्डिंग या इंट्रोडक्टरी थिंग्स, उसके बाद ये दोनों ECIPL का लेक्चर चलेगा और डेली आंसर राइटिंग होगा जैसा मॉड्यूल 1 में हो रहा था, सेम टू सेम। डे फर्स्ट से बी कंसिस्टेंट। जो आपने मॉड्यूल 1 में गलती की थी सबको पता है, वो गलती वापस रिपीट नहीं करनी है। टेस्ट रेगुलरली देने हैं, आंसर राइटिंग रेगुलरली करनी है। क्रैकर्स उठाना क्रैकर अपने को टाइम टू टाइम कंप्लीट करने हैं। ओके, अब अपने नोट से स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। बाकी का नहीं बताओ कौन सा? सर भी तो बताएंगे। पास इट ऑन। पूरा बड़ा से नहीं हो गया। ड्राइव में कुछ इशू काफी सब कुछ ठीक है। एक बार आप तो जीमेल खोलो।
ये भी ओपन नहीं हो रहा। जल्दी से ना करनी चाहिए। ओके एक काम करो, बाकी सब फाइल ओपन है तुम्हारी? एक बार पैनल बंद करके रिस्टार्ट कर दो, कुछ उसमें इंक्रीज हो रहा होगा, पैनल ऑफ कर दो। तो खाली क्लिक ही कर रहा है। वो पावर ऑफ करते हैं, उसको वापस रिस्टार्ट करो, पावर ऑफ स्विच पे चेंज। ओके मैंने वो अपना इग्नाइट एकेडमी वाला जीमेल है, उस पर मेल कर दिया है। ओके ठीक है। तो इसमें खुल जाएगा। हाँ। एक बार ट्राई कर लो, नहीं होता तो मुझे बता। ओके मैं स्टार्ट करते हैं। सबके पास नोट्स है ना? चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, मनी लॉन्ड्रिंग का जैसे हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि अपने हाथ में कौन सा मनी है? ब्लैक मनी। क्या कहीं भी आपने वर्ड लिखा हुआ देखा है ब्लैक मनी? नहीं, ब्लैक मनी को हम क्या बोलते हैं? टेंटेड मनी। और ब्लैक मनी को अपने को बेसिकली कहाँ कन्वर्ट करना होता है? उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करना होता है, तभी अपना प्रोसेस पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का कंप्लीट होता है। अब एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। योर नेम? यश। यश, ठीक है। अब यश ने ना CS क्लियर कर लिया। CS क्लियर करने के बाद इसके आगे ऑब्वियसली ये सफिक्स प्रीफिक्स आएगा CH, यश। अब इसके साथ साथ ना इसके ना एम्बिशंस बहुत ज़्यादा बड़े कि ठीक है थोड़े टाइम में ही अपने को लैम्बोर्गिनी और या फिर अपना मुंबई में पेंट हाउस जैसा अपने को ये सारी चीज़ें सेटल करनी है। तो इसके लिए इसने साइड में छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया, दैट इज़ किडनैपिंग बिजनेस स्टार्ट किया। अब यश जो CS से अर्निंग करता था वो तो ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहा है, टैक्स पे कर रहा है और वो सेव कर रहा है, आगे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसमें तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये जो छोटी मोटी किडनैपिंग करता है साल की, उसका इसने ना 20 करोड़ कमा लिया।
अभी तो इसको खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ना बस सेव ही कर रहा था। और आप घर में कितने भी पैसे रखो तो ऐसा, अगर जब तक कोई चेक करने नहीं आ रहा, आप रख सकते हो, मतलब घर में कितना भी अमाउंट रख सकते हो। कोई चेक करने आता है तो आप ये बता सकते हो कि आपकी सोर्स क्या है, तब आपको घर में पैसे रखने अलाउड है। अभी यश की क्या हुई, फिर शादी हुई। शादी होने के बाद इसने लैम्बोर्गिनी, पेंट हाउस सब कुछ खरीदा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या पूछेगी कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आप सीएस से तो लिमिटेड अमाउंट कमा रहे हो, तो आपने इतना पैसा कहाँ से डाला, कैसे डाला। तो इस चीज़ को यहाँ पे यश ने डॉज करने की सोची कि ये 20 करोड़ में कन्वर्ट इस टाइप से कर देता हूँ कि गवर्नमेंट मुझसे पूछे तो मैं अपना सोर्स ऑफ इनकम बता सकूँ। यश ने क्या किया, इधर यश ने 5 लोग ढूंढे आसपास के, ABCDE, जो कि बहुत ही गरीब लोग हैं। और ये सूरत में नहीं ढूंढे, मतलब आउट ऑफ सूरत कहीं भी डिफरेंट लोकेशन में ढूंढे। इन 5 लोगों के बैंक अकाउंट में इसने डायरेक्टली डिपॉजिट करना शुरू किया। सपोज यहाँ पे 5 लाख इसने डिपॉजिट करना शुरू किया। अब इसके अकाउंट से या फिर इसने कैश भी डिपॉजिट करवाया होगा उधर, तो ये क्या हो गया, इसके पास से पैसे लोगों के पास चले गए। अब ये पैसे है तो यश के। अब यहाँ पे एक पैसे का सोर्स कन्वर्ट हो गया कहाँ पे, दूसरे लोगों के पास। अब ये जो लोगों के पास इसने डिपॉजिट करवाया, अमाउंट दिया, लोगों ने क्या दिखाया कि हमारा सेल्स हो गया है इस अमाउंट का। जैसे यश ने A को अमाउंट दिया 5 लाख, B को दिया, C, D और E, इन सबको 5-5 लाख अमाउंट दिया। और इन्होंने क्या दिखाया अपने इनकम टैक्स में कि हमारी 5-5 लाख पर मंथ की सेल हो गई। तो यहाँ पे ये पैसा कहाँ पे आ गया, इकोनॉमी के अंदर आ गया, आपका पैसा प्लेस हो गया। अब इन लोगों ने ये जो सेल दिखाई, ये तो यश के सोर्स से एक स्टेप दूर गया है पैसा। सेल्स दिखाने के बाद इन लोगों से यश ने आगे करवाया, जो सेल्स का अमाउंट आया था उसका इन्वेस्टमेंट करवाया। अब सपोज ए ने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, इसने गोल्ड में, रियल एस्टेट, बिटकॉइन और इसने शेयर मार्केट में। इन लोगों ने ये पैसा इन्वेस्ट किया। अब पैसा इन्वेस्ट करने के बाद इस पैसे का वापस क्या आएगा, रिटर्न आएगा। जो भी रिटर्न आया, रिटर्न इन्होंने वापस क्या कर दिया, एक दूसरे की ही कंपनीज में या एक दूसरे के ही फर्म में वापस री इन्वेस्ट कर दिया। तो अभी तक पूरा सिनारियो क्या था कि यश के पास 20 करोड़ का इलीगल मनी था, जो कि उसने कोई भी ऑफेंस करके कमाया। 20 करोड़ के बाद यश ने लोगों को वो पैसा छोटे छोटे चंक्स में बाइफरकेट किया। यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं पकड़ पाएगी क्योंकि लोग कहाँ हैं, बहुत दूर दूर हैं। लेकिन अभी भी यश से थोड़ा ही दूर पैसा गया, अभी भी रिस्क है कि हो सकता है गवर्नमेंट पकड़ ले। तो हम क्या करेंगे, यश से पैसा और दूर करेंगे, सोर्स से और दूर पैसा किया। ये क्या हो गया, पैसा जब यश से थोड़ा दूर किया तो ये हो गया प्लेसमेंट। इसी स्टेज को बोला जाता है कि जो ओरिजिनेटर है, जिसके पास पैसा था, उससे दूसरों के पास पैसा चला गया। प्लेसमेंट के बाद सेकंड स्टेप है उस पैसे को सोर्स से दूर करना, दैट इज लेयरिंग। पहली लेयर हमने की, फिर ये लोगों ने कहाँ इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। ये क्या हो गया, उसी पैसे को घुमाया, जिसको हम कहते हैं ना एंट्री घुमाना, तो ये दूसरी लेयरिंग हो गई। अब इनका जो रिटर्न आया था वो एक दूसरे में इन्होंने वापस क्या कर दिया, री इन्वेस्ट कर दिया। ये क्या हो गया, तीसरी लेयरिंग हो गई। अब री इन्वेस्टमेंट के बाद ना इन सबको जो भी रिटर्न मिला था, री इन्वेस्टमेंट के बाद रिटर्न जो इनका इंडिविजुअल रिटर्न था, इन लोगों ने एक एनजीओ में इन्वेस्ट किया। अब ये एनजीओ ना यूएसए का एनजीओ है। ये लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, कोई सूरत में रहता है, कोई बैंगलोर में, कोई पुणे में, कोई मुंबई में, कोई हैदराबाद में। ये लोग अगर एक ही यूएस के एनजीओ में पैसा डालेंगे, क्या गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत भी शक हो पाएगा? कैसे? एनजीओ यूएस का है, लोगों का कोई भी लिंक नहीं है, एक दूसरे के कोई भी रिश्तेदार नहीं है, आप एनजीओ में तो डोनेट कर ही सकते हो। अब ये एनजीओ पता है किसका निकला, यश का निकला। अब ये यूएस का एनजीओ जहाँ पे यश ऑन पेपर तो कुछ भी नहीं दिखा रहा, बट एनजीओ अल्टीमेटली यश ने ही बनाया था एज ए डमी एनजीओ, शेल एनजीओ, कि ये लोग पैसा इस एनजीओ को दें। अब ये एनजीओ ना इंडिया में अपनी ब्रांच ओपन करना चाहता है।
अब इस एनजीओ को इंडिया में ब्रांच ओपन करना है तो एनजीओ को सबसे पहले क्या चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगा ब्रांच ओपन करने के लिए। और अब ये एनजीओ इत्तेफाक से किसके पास जा रहा है, यश के पास, जिसके पास ऑलरेडी कोई लैंड है। तो यश वही लैंड कहाँ पे, एनजीओ के नाम पे कर देता है और एनजीओ इसको कितना दे देता है, 20 करोड़ रुपए दे देता है कि हमने आपसे लैंड खरीदा। तो यश का लैंड एनजीओ के पास और 20 करोड़ रुपए वापस किसकी पॉकेट में आ गए, यश की पॉकेट में। क्या गवर्नमेंट को ये ट्रांजैक्शन वैलिड लगेगा? लगेगा कि ठीक है यश ने लैंड बेचा, उसके बिहाफ पे 20 करोड़ है, तो जो भी इसके ऊपर टैक्स पे करना है यश टैक्स पे करके निकल जाएगा। और मान लो टैक्स 5 करोड़ भी हुआ तो आज 15 करोड़ तो सीधे सीधे यश के पॉकेट में ही चले गए ना, तो वो क्या बन गए, ब्लैक मनी से वाइट मनी बन गए। इधर यश को 20 करोड़ पे टैक्स पे करने से दिक्कत थी, या फिर ये पता चलता कि 20 करोड़ कहाँ से आए, तो 20 करोड़ पूरे के पूरे जब्त होते हैं। क्या दिक्कत थी, टैक्स पे करने से दिक्कत थी कि सोर्स बताने से दिक्कत थी, सोर्स बताने से दिक्कत थी। देखो अगर टैक्स पे करने से दिक्कत होती ना तो आप बेनामी ट्रांजैक्शन कर लो, वहां पे वो अपने टैक्स पेइंग की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है काइंड ऑफ, ऐसा सोल्यूशन समझना मत। लेकिन अगर आप काम ही गलत तरीके से कर रहे हो, आपका सोर्स ही इलीगल है, उससे आपके पैसे आए, तो आप मान लो 20 करोड़ अब यश ने अपने अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट में दिखा दी, ये तो कह रहा है भाई हम टैक्स पे करने को रेडी है, भले आप जो भी स्लैब लगा दो। तो पूछेगी तो गवर्नमेंट पैसे आए कहाँ से, जी हम कुछ नहीं बस साइड में छोटा मोटा किडनैपिंग और कर लेते उससे पैसे आए। तो गवर्नमेंट उस टाइम वो टैक्स तो छोड़ो, सेकेंडरी बात है, यश भी सीधा अंदर जाएगा। तो ये पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में अपने को क्या समझ में आता है, सबसे पहले आपका ये जो 20 करोड़ है वो हमने ना इकोनॉमी में डाला कि इकोनॉमी में आ जाए, वो रोटेशन होना शुरू हो जाए। इस प्रोसेस को कि हमने वही 20 करोड़ इकोनॉमी में डाला, इसको हम बोलेंगे प्लेसमेंट। अब यही 20 करोड़ को हम क्या करेंगे, घुमाएंगे, रोटेट करेंगे और अलग अलग लेयर बनाएंगे। पहली लेयर इन्होंने इन्वेस्ट किया, सेकेंड लेयर री इन्वेस्ट किया, थर्ड लेयर क्या, यूएसए में ये लोगों ने वापस आगे डोनेशन या ग्रांट दिया, फोर्थ लेयर यूएसए ने इंडिया की ब्रांच को वो पैसे ट्रांसफर किए क्योंकि इनको यहाँ पे लैंड खरीदना था। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे हम पैसा रोटेट करते हैं इसको हम बोलते हैं लेयरिंग। और लास्ट में वो पैसा घूम फिर के किसके पास आ गया, यश के पास आ गया। तो प्लेसमेंट, लेयरिंग, इसको बोलेंगे हम इंटीग्रेशन, कि वापस आपका पैसा जिसके हाथ में था ब्लैक मनी से कन्वर्ट होके यश के पास आ गया। आज 15 करोड़ यश आराम से यूज कर सकता है, गवर्नमेंट भी इस पे कोई भी अंगुली नहीं उठा सकती। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। पूछो, कोई भी डाउट है? वो लैंड वाला एक बार वापस कौन सा? हाँ, ये एनजीओ, ये वाला मतलब लैंड कैसे और पैसे कैसे क्या? ठीक है, हाँ एनजीओ है, ये यूएस में एनजीओ, उसको इंडिया में अपनी ब्रांच खोलनी है। तो ब्रांच खोलने के लिए एनजीओ को लैंड तो खरीदना पड़ेगा, और लैंड यश के पास था कोई पुराना, तो एनजीओ सीधा यश के पास गया, यश ने लैंड एनजीओ के नाम पे कर दिया। एनजीओ है किसका? यश का। क्या? यूएसए वाला तो यश का ही है ना। तो ये अपनी ब्रांच खोल रहे, तो अल्टीमेटली ये वाला एनजीओ भी किसी का हुआ, यश का ही हुआ ना। तो आज लैंड दिख क्या रहा है कि एनजीओ के नाम पे हो गई, तो है तो अल्टीमेटली यश की लैंड, इसकी लैंड इसके पास ही रही, और वो जो 20 करोड़ थे वो ये एनजीओ किसको दे देगा, यश को दे देगा। तो वो भी ब्लैक मनी का वाइट में कन्वर्ट हो गया। कोई भी इधर डाउट आ रहा है? एक बार एग्जाम्पल अगर वापस देखना है देख लो, कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही जो भी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं बहुत दिमाग लगा के करते हैं। ये तो खाली 5-5 लाख की ट्रांजैक्शन है, ऐसे वो 50-60 लोगों को पकड़ के। जैसे आप लोग कभी ये नहीं सोचते कि मॉल्स में ये काफ़ी सारी दुकानें खाली पड़ी रहती है जिस पे इतना फुटफॉल भी नहीं होता, फिर भी वो लोग 2 लाख 5 लाख किराया कैसे भर रहे होंगे हर महीने का। तो ये सारी यही मनी लॉन्ड्रिंग का, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना। आज आपने दिखा दी आपकी दुकान है, और मान लो आपके पास बहुत पैसा है, ब्लैक मनी है, आपने अपनी 5 बार्बर की शॉप्स खोल दी। अब यहाँ पे बार्बर की शॉप में जो भी पैसा आता है सैलून में, ज़्यादातर पैसा ना कैसे कैश फॉर्म में आता है। तो आपने कोई अकाउंटिंग नहीं की, मान लो पैसा नहीं भी आ रहा तो भी आपने दिखा दिया ना कि हर महीने आपकी 50 लाख 60 लाख सेल्स हो रही है। उस 50-60 लाख पे जितना टैक्स पे करना था, मान लो 10 लाख टैक्स पे कर दिया, फिर भी सीधा 40 लाख तो आपके ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट हो गए ना, कि आपकी बार्बर की शॉप चल रही है और वहां से इतना फुटफॉल आ रहा है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं।
या तो आपके पास बहुत ब्लैक मनी है, आप मूवी के लिए पीवीआर या कोई थिएटर बनवा लो, भले ही आपका हाउसफुल ना जाता हो, कोई भी 1 रुपए की टिकट ना बिकती हो, फिर भी आप उसको हर दिन हाउसफुल दिखा दो। और टिकट के पैसे कैश में होते हैं जनरली। अगर आप ऐसा, आपने अगर बुक माई शो में अपना प्लेटफॉर्म नहीं रन करके रखा हुआ तो आप दिखा दो कि टिकट के पैसे मेरे को तो देखो कैश में आए थे, वही कैश डिपॉजिट कर दिया, टैक्स पे कर दिया और वही ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट हो गया। दिक्कत तो कभी टैक्स पे करने की थी नहीं, वो तो आप रेडी ही थे, इधर 20 करोड़ की स्मगलिंग के लिए या फिर किडनैपिंग के लिए टैक्स पे करने को रेडी था, बट ये यूज नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट, या तो आप बहुत सारी बसेस खरीद लो, ट्रैवल कंपनी खोल लो, भानु प्रताप ट्रैवल्स, दिन भर बसें अप डाउन करवाओ, एक भी पैसेंजर नहीं है, फिर भी दिखा दो कि आपकी टिकट्स इतनी बिकी। तो ये सारे केसेस है अपने मनी लॉन्ड्रिंग के। इसी को अपने को समझना है कि ये 3 स्टेप्स क्या होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड अगर केस मिलते हैं तो केस कौन इन्वेस्टिगेट करता है, क्योंकि ये बहुत सीरियस ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो आप लोगों ने ईडी का नाम सुना है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो सीधा उन्हीं के पास मैटर जाता है और कितनी आपको इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है वो सब अपने को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। यहाँ तक बेसिक एकदम क्लियर है? ओके, we'll continue with our notes. ओके, सबसे पहले ना हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 12। ओके, पेज नंबर 12 में सबसे पहले ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये कौन से ईयर में आया था? 2002। करेक्ट, ये 2002 में आया था। अब 2002 का ये जो एक्ट है, इसके पहले के जो 11 पेजेस है, स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, उसके 3 स्टेप्स क्या होता है, उस पर भी हम थोड़े लेटर स्टेज पे आएंगे। और आउट ऑफ इंडिया कौन कौन सी नेशनल या इंटरनेशनल ट्रीटी हुई जिसकी वजह से हमें हमारी कंट्री में भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लेके आना पड़ा। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट स्टेट दैट, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन है वो सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए में है। अब यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग में बोला गया कि कौन कौन से ऑफेंसेस मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आते हैं। Whosoever directly or indirectly attempt to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or actually involved in any process, इसका हम ना ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे। Whosoever, कोई भी पर्सन जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, अटेम्प्ट टू इंडल्ज मतलब ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है, भले आप लोग सक्सेसफुल नहीं हुए हो प्रोसेस में, फिर भी आपने ट्राई भी किया ना, तो भी माना जाएगा कि आपने क्राइम कमिट किया है। तो अगर आपने अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट टू इंडल्ज, या फिर असिस्ट किया है, असिस्ट मतलब कोई दूसरा पर्सन कर रहा था, सपोज आपका फ्रेंड मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, आपको ये चीज़ पता है, तो आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसे मंगवा लिए और आगे उसकी हेल्प कर दी, तो दैट इज असिस्टिंग। या फिर आप एक्चुअली में इन्वॉल्व हो मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में। अब कौन कौन सा प्रोसेस हो सकता है, यहाँ पे ये बताया गया है, प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या होता है? स्टेप्स जो क्राइम का हो। प्रोसीड मतलब क्राइम करने के बाद हमारे हाथ में जो भी आया उसको बोला जाएगा प्रोसीड ऑफ क्राइम। जैसे कि यश ने यहाँ पे किडनैपिंग की थी, तो यहाँ पे प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या था? 20 करोड़ रुपए। तो कोई भी पर्सन जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असिस्ट करता है, इन्वॉल्व है या अटेम्प्ट करता है प्रोसीड ऑफ क्राइम के रिलेटेड क्या क्या करने के लिए, उसका कंसीलमेंट। कंसीलमेंट मतलब छुपाना, किसी चीज़ को कंसील करना मतलब किसी चीज़ को हाइड करना। आपने ये 20 करोड़ छुपाने की कोशिश की, या फिर पोजेशन के रिलेटेड, एक्यूजेशन के रिलेटेड, या फिर यूज़
पोजेशन मतलब आपके पास वो रुपए है, एक्विजिशन मतलब आप वो रुपए किसी थर्ड पर्सन से अक्वायर कर रहे हो, ले रहे हो, या फिर आप वो चीज़ें क्या कर रहे हो, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम यूज़ कर रहे हो। और क्लेमिंग इट एज द अनटेंटेड प्रॉपर्टी, या फिर आप उसी क्रिमिनल प्रॉपर्टी को क्या बोल रहे हो कि ये तो अनटेंटेड है, ये ब्लैक नहीं, ये वाइट मनी है, वाइट प्रॉपर्टी है, तो माना जाएगा कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो क्राइम था, जो ऑफेंस था वो किया। देखो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए, आपके हाथ में क्या होना चाहिए, प्रोसीड ऑफ क्राइम। मतलब अगर क्रिमिनल एक्टिविटी के रिलेटेड पैसा है, फिर आप 3 काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो, या तो खुद अटेम्प्ट कर रहे हो, या फिर किसी पर्सन को असिस्ट कर रहे हो, या आप ही खुद क्या हो, पार्टी हो। किस चीज़ के रिलेटेड, प्रोसीड ऑफ क्राइम के रिलेटेड क्या क्या करने के लिए, पोजेशन, अक्वायर करना उसको, यूज करना उसको, या फिर सॉरी हाँ कंसीलमेंट, उसको छुपाना। और 5वीं चीज़ क्या है, उसको क्लेम करना कि वो कैसा है, अनटेंटेड है। इन 5 चीज़ों में से आपने कुछ भी चीज़ की है तो माना जाएगा कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यू आर लायबल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट बताया हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग में सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट क्या होगी, that any person who commits the offense of money laundering shall be imprisoned with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years। 3 से लेके आपको ना 7 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। उसके नीचे एक और चीज़ नोट डाउन करना। ओके, रिगरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, हार्श, वहाँ पे आपको काम भी करवाएंगे। तो वो एक्चुअली में जो चक्की पीसने वाली बात है ना, खाली चक्की नहीं पिसवाते, बहुत सारे काम होता है। जैसे काफ़ी सारे जगह पे कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है, एक्स्ट्रा और बहुत सारे काम करवाए जाते हैं। इसके आगे नोट डाउन करना है। स्पेस है उसके नीचे, हाँ है, 2 लाइन्स जितना ही है। When the offense is connected with narcotic drugs, एक मिनट, NARCOTIC drugs and psychotropic substance, वेट मैं लिख देती हूँ, वही कर लेते हो। ये लिखना, एक मिनट, हाँ जस्ट ऐसे। हाँ आगे कंटिन्यू करना। द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट एक मिनट
तो इधर इम्प्रिजनमेंट, नॉर्मल मनी लॉन्ड्रिंग में कितना इम्प्रिजनमेंट था? 3 से 7, इधर 7 से 10 हो जाएगा। मिनिमम 7 साल हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम 10 साल तक जा सकती है। हाँ, मिनिमम 7, मैक्सिमम 10 ईयर्स। अब ये नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, मतलब आपने ड्रग्स की ट्रैफिकिंग की हो, ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी काम किया हो, तो उसके लिए प्रॉपर एक्ट है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। तो उसमें आपने कोई भी गलत काम किया है तो आपको मिनिमम ये 3 इयर्स वाला नहीं, वहाँ पे आपका मिनिमम 7 साल और मैक्सिमम 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। हाँ, सेम, वहाँ पे बस टाइम पीरियड एक्सटेंड हुआ है और कुछ नहीं। अब व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस, वो जो हमने ऊपर देखा था सेम टू सेम वापस रिपीटेशन है विद ABCD बाइफर्गेशंस। ओके, अब कुछ डेफिनेशंस पे आते हैं, इससे ऊपर ही है मेजर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सबसे पहले अटैचमेंट की डेफिनेशन। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब ब्लैक मनी में जिससे रिलेटेड है इसको अटैच करना। ओके, सी अटैचमेंट तो सारे क्रिमिनल लॉज में जनरली आप लोगों ने वर्ड सुना होगा। अब सपोज मुझे पता चला कि अमित के पास एक बंगलो है जो कि हो सकता है कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों के रिलेटेड खरीदा होगा। अभी क्या मैं श्योर हूँ या मुझे डाउट है? जस्ट डाउट है। तो अभी मैं चाहती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन आगे स्टार्ट हो, कंटिन्यू हो, फिर बाद में पता चले। तो जब तक मुझे डाउट है, जो कोर्ट ऑर्डर पास करेगा दैट वुड बी अटैचमेंट ऑर्डर, कि वो बंगलो अमित के नाम पे रहेगा, अमित उसको यूज कर सकता है, लेकिन अमित उसको ना किसी को सेल कर सकता है ना ही ट्रांसफर कर सकता है। अगर वो सेल या ट्रांसफर कर दे तो कोर्ट को क्या दिक्कत हो सकती है? प्रॉपर्टी का वो बनाएंगे जिससे पता चल जाएगा ना, सेल आउट कर देंगे तो फिर ओनर चेंज हो जाएगा ना। करेक्ट। अगर अमित ने मान लो प्रॉपर्टी सेल कर दी और बाद में अपने को पता चला कि नहीं अमित सच में गिल्टी था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, तो आज तो वो प्रॉपर्टी रही नहीं, वो दूसरे ओनर की हो गई। तो इधर तो कोर्ट को बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इधर अमित रफा दफा करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा? प्रॉपर्टी को सेल करेगा और अपने हाथ में पैसे लेगा। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए जो ऑर्डर पास होता है उसी को बोला जाता है अटैचमेंट ऑर्डर। यहाँ पे अमित क्या अपनी प्रॉपर्टी में रह सकता था? हाँ, लेकिन क्या नहीं कर सकता? ट्रांसफर नहीं कर सकता, खुद से एलियनेट दूर नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता। तो अटैचमेंट रीड करना। दैट इज प्रोहिबिशन। आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, डिस्पोजिशन और मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बाय एनी ऑर्डर। तो मैं हाँ। किसी और को ट्रांसफर करेगा तो जो बनाएगा वो पूरा प्रॉपर्टी के बनते ही है ना, पेपर्स भी। हाँ। उसमें तो नाम लिखा हुआ ही होगा ना जिसको ट्रांसफर। नहीं, सपोज आज मान लो अमित का बंगलो है और इसने ना अपने ब्लैक मनी से ही वो बंगलो बनवाया था, तो बिल्डर को तो इसने पूरे पैसे दिए, तो क्या वो बंगलो अभी गलत तरीके से बना हुआ है या नहीं बना हुआ? बना हुआ है। अब अमित ने वही बंगलो सपोज आपको ट्रांसफ़र कर दिया, आपने वो बंगलो पूरा का पूरा दाम दिया, अमित से खरीद लिया। गवर्नमेंट को जब पता चला था कि अमित के पास वो बंगलो है, ब्लैक मनी का बंगलो है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। अब गवर्नमेंट को धीरे धीरे पता चला कि ठीक है वो बंगलो ना सच में ब्लैक मनी से बना हुआ है। तब तक अमित ने आपको बंगलो ट्रांसफ़र कर दिया। अब गवर्नमेंट, मान लो आपने अमित को पैसे दिए, अमित ने पैसे भी उड़ा दिए उस केस में, तो गवर्नमेंट क्या पकड़ेगी? ना तो इसके पास पैसे रहे, जो प्रॉपर्टी थी जो गवर्नमेंट पकड़ सकती थी वो तो आपको ट्रांसफ़र हो गई, आपसे गवर्नमेंट लेगी, तो आपके साथ तो गलत ही हुआ ना। आपने तो पैसे भी दे दिए और आपकी प्रॉपर्टी भी गई। इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि अगर कोई भी केस चल रहा है तो जिस पर्सन की प्रॉपर्टी के रिलेटेड केस चल रहा है उस पर्सन वो प्रॉपर्टी को किसी अपने से दूर ना कर सके, जिससे आगे केस में प्रॉब्लम हो जाए, तो गवर्नमेंट अटैचमेंट का ऑर्डर पास करती है। क्या हुआ? क्या बोलते हैं? ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल से कंटिन्यू करेंगे।